नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आज बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के पाठ नंबर 7 के बारे में। पाठ का नाम है जन आंदोलनों का उदय। तो हमारा पहला प्रश्न होता है, जन आंदोलनों से आप क्या समझते हैं। जन आंदोलन शब्द दो शब्दों से बना है, जन और आंदोलन। जन का अर्थ है जनता, यानी कि हम सभी आम लोग, और आंदोलन का अर्थ है जब कोई मानवीय समूह किसी विचार को लेकर सरकार के सामने अपनी मांग रखता है, प्रदर्शन रखता है, इसे हम बोलते हैं आंदोलन। इस प्रकार आम जनता के द्वारा किसी मुद्दे को, किसी विषय को, किसी मामले को लेकर किया गया प्रदर्शन जन आंदोलन कहलाता है। इसमें हर प्रकार के आंदोलन शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, दलित आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन, सामाजिक आंदोलन आदि। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल में रेणी गांव में कुछ किसानों ने सरकार से मांग की कि हमें कृषि उपकरण बनाने के लिए कुछ पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए, परंतु सरकार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि पेड़ों की कटाई पर रोक है, इसलिए आप पेड़ नहीं काट सकते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद किसी खेल कंपनी को खेल का सामान बनाने का ठेका दे दिया गया, जिससे गांव वाले नाराज हुए। गांव वालों ने कहा कि इस जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है। गांव के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए गांव के लोगों को ही इस प्रकार की सेवाएं दी जाएं और अनावश्यक रूप से पेड़ों को काटा ना जाए। सरकार नहीं मानी तो आखिरकार गांव के लोगों ने लामबद्ध होकर, इकट्ठे होकर चिपको आंदोलन की शुरुआत की। जब जब खेल कंपनी के ठेकेदार या उनके मजदूर पेड़ काटने के लिए आते तो गांव के लोग पेड़ों को गले लगा लेते, यानी उनसे चिपक जाते और नारा लगाते, पहले हमें काटो फिर इन्हें काटना। इस प्रकार चिपको नाम प्रसिद्ध हो गया और देखते ही देखते बड़ी मात्रा में गांव की औरतें, बच्चे, वृद्ध और आसपास के लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे और पूरे भारत भर में आंदोलन प्रसिद्ध हो गया। आखिरकार भारत सरकार को खेल कंपनी का ठेका रद्द करना पड़ा और 15 सालों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। इस आंदोलन ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और बताया कि पर्यावरण से ही जीवन है, इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। हमारा अगला प्रश्न, दलित पैंथर से आप क्या समझते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हमारे संविधान में सभी को बराबर का अधिकार है, परंतु संविधान में अधिकार होने के बावजूद दलित वर्ग के साथ अब भी छुआछूत चल रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था, उनकी महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही थी, उनके साथ सामूहिक रूप से मारपीट की जा रही थी। यानी कि अधिकार केवल कानून की किताबों में थे, सामाजिक रूप से इनको लागू नहीं किया गया था। अपने अधिकारों की मांग करने के लिए, सामाजिक सत्कार प्राप्त करने के लिए, अन्याय का विरोध करने के लिए, अपने शोषण का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में कुछ शिक्षित दलित वर्ग के लोगों ने दलित पैंथर्स की स्थापना की। इनकी मुख्य मांगे थीं, जैसे दलितों के अधिकारों की स्थापना की जाए, उन्हें बराबर के अधिकार दिए जाएं, उनसे छुआछूत ना की जाए, उन्हें नौकरियों में आरक्षण दिया जाए और वे सभी अधिकार जो संविधान के द्वारा दलित वर्ग को दिए गए हैं वो सब स्थापित किए जाएं। इनमें सर्वाधिक प्रमुख व्यक्ति नामदेव ढसाल थे, जो कि मराठी के प्रसिद्ध कवि भी थे और उन दलित पैंथर्स को स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। हमारा अगला प्रश्न है, BKU क्या है। BKU की फुल फॉर्म है भारतीय किसान यूनियन। 1988 के दशक में भारतीय किसान यूनियन 20,000 किसानों के साथ मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में विरोध करने लगी। इनकी मुख्य मांगे थी
किसानों को उनकी उपज का अच्छा मुआवजा दिया जाए, बिजली की दरों को कम कर दिया जाए, सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया जाए और किसानों पर जो कर्जे हैं उनको माफ कर दिया जाए और किसानों के ऊपर जो भी पाबंदियां हैं, जो भी स्थितियां, उनको हटा दिया जाए और किसान अपनी उपज को किसी भी मंडी में या किसी भी राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेच सके और मध्यस्थों को समाप्त किया जाए। इन सभी मांगों के साथ भारतीय किसान यूनियन ने अपने आप को स्थापित किया और बड़ी मात्रा में से किसानों का समर्थन मिला और इसके प्रसिद्ध नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। हमारा अगला प्रश्न है एनएफएफ क्या है? एनएफएफ की फुल फॉर्म है नेशनल फिश वर्कर फोरम। भारत में एक बड़ी आबादी मछुआरों की है जो कि मछली के पकड़ने से लेकर उसके बेचने से लेकर अपना जीवन यापन करती है और 1997-98 में भारत सरकार ने एमएनसीज को यानी बड़ी कंपनियों को मछली के कारोबार में मछली पकड़ने की अनुमति दी। वे बड़ी बड़ी शिपों और जहाजों के माध्यम से मछली पकड़ते थे जिससे जो मछुआरे थे उनकी आजीविका पर खतरा आ गया। आखिरकार इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और इनको थोड़ी सफलता प्राप्त हुई कि मछुआरों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाए क्योंकि इनका पूरा पालन पोषण, इनका परिवार सब कुछ मछली के व्यवसाय पर निर्भर करता है। तो मछुआरों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए जिस फोरम की स्थापना की उसका नाम है एनएफएफ यानी कि नेशनल फिश वर्कर फोरम। अगला प्रश्न, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है? ताड़ी विरोध का अर्थ है शराब का विरोध करना, देशी शराब का विरोध करना, ताड़ी का विरोध करना, नशों का विरोध करना। आज पूरे भारत में नशा अपनी जड़ जमा चुका है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर गांव में बहुत सारी महिलाओं ने इस चीज का विरोध किया। ये महिलाएं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाती थी, वहां बात उठी कि उनके पुरुष दिन भर शराब या ताड़ी पिए पड़े रहते हैं, कोई काम धाम नहीं करते हैं। इस शराब के कारण घर में क्लेश होता था, घरेलू हिंसा होती थी। तो आखिरकार वहां की महिलाओं ने लामबद्ध होकर शराब का विरोध किया और लगभग आसपास के गांवों भी यह आंदोलन फैल गया। इनका मुख्य उद्देश्य था ताड़ी का विरोध करना और नशा मुक्त कराना और इसको ही ताड़ी विरोधी आंदोलन नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? नर्मदा भारत की एक प्रसिद्ध नदी है जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में बहती है। इसके ऊपर एक परियोजना पास हुई, इसे हम बोलते हैं सरदार सरोवर परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़े, 135 मध्यम और 300 छोटे बांध बनने थे जिसके फलस्वरूप बहुत सारी योजनाओं को नया रूप देना था। परंतु इन योजनाओं के फलस्वरूप बड़ी मात्रा में वनों की कटाई होनी थी और लगभग 245 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे थे। इसी के फलस्वरूप बहुत से पर्यावरणविदों ने, विद्वानों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया जिसका उद्देश्य था इस पर्यावरण की सुरक्षा करना और हानियों को रोकना। परंतु उसके बावजूद सरकार ने नर्मदा पर सरदार सरोवर योजना को मंजूरी दी और साथ ही ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति या जो भी गांव इस क्षेत्र में आते हैं उनके पुनर्वास का इंतजाम किया जाए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नर्मदा एक बड़ी नदी है, इस पर बहुत सारी परियोजनाएं बननी थी और इन परियोजनाओं का उद्देश्य देश का विकास था। परंतु इस विकास के माध्यम से बड़ी मात्रा में पर्यावरण की हानि हो रही थी, पेड़ नष्ट हो रहे थे, बहुत से गाँव डूब रहे थे। इसी संदर्भ में बहुत से विद्वानों ने इसका विरोध किया। इसको ही हम नर्मदा बचाओ आंदोलन नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पुनर्वास से आप क्या समझते हैं? पुनर्वास का शाब्दिक अर्थ है फिर से बसाना, दोबारा बसाना। जन आंदोलनों का एक मुख्य उद्देश्य पुनर्वास की मांग भी थी क्योंकि बड़ी मात्रा में जहां जहां नदियों पर बांध बने या कोई प्रोजेक्ट आया या कहीं पर किसी तरह के प्रोजेक्ट की स्थापना हुई तो बड़ी मात्रा में वहां से लोगों को हटाया गया। तो जिन लोगों को उनके निवास स्थान से, उनके घरों से, उनके खेतों से हटाया गया उनको रोजगार दिया जाए, उनको घर दिए जाएं और उनको स्थापित किया जाए। इसको ही पुनर्वास कहा जाता है। पुनर्वास का अर्थ है फिर से बसाना। हमारा अगला प्रश्न है जल, जंगल और जमीन से आप क्या समझते हैं? भारत
एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ के अधिकांश लोग अपने खेतों, बागों और खेत किसानी पर निर्भर हैं। और विकास के नाम पर सरकार विशेष रूप से आदिवासियों को, ग्रामीणों को उनके घरों से दूर कर देती है। इस आधार पर जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसका अर्थ है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस स्थान पर रहता आ रहा है उसका वहां की नदियों पर, वहां की जमीन पर, वहां के जंगलों पर अधिकार है। तो विकास के नाम पर इनको हटाया ना जाए और यदि विकास किया जा रहा है तो उनके अधिकार दिए जाएं। और जल, जंगल, जमीन पर सबसे पहले वहां के मूल निवासियों का अधिकार है और इसको ही जल, जंगल, जमीन की लड़ाई कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? आरटीआई की फुल फॉर्म है राइट टू एक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। एक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं को पाने का अधिकार रखता है। आरटीआई कब लागू हुई? सबसे पहले आरटीआई का अधिकार दिल्ली वासियों को 2002 में प्राप्त हुआ। उसके बाद आरटीआई पूरे देश को समर्पित की गई जून 2005 में। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आज हमारा पाठ था जन आंदोलनों का उदय। वे आंदोलन जिनका उद्देश्य जनता को जागरूक करना होता है, जनता को दिशा देना होता है और जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखना होता है, जन आंदोलन कहलाते हैं। इसमें आपके पर्यावरणीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, सभी आंदोलन शामिल हैं जिनका उद्देश्य है जनता की मांगों को सरकार के सामने रखना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।